बच्चों, वेलकम बैक ऑन जे नॉलेज। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी क्लास 11th की बायोलॉजी। आपका फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। अब क्या होता है लिविंग वर्ल्ड? आप क्या समझते हो लिविंग से? व्हाट इज लिविंग? व्हाट इज लिविंग? आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में लिविंग बीइंग्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी होंगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है लिविंग बीइंग्स के? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। फर्स्टली हम कह सकते हैं दे ग्रो, ग्रोथ। तो ग्रोथ उनका एक कैरेक्टरिस्टिक है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मीन्स अपने ही जैसे इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करना। मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी की जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं सारे ही लिविंग बीइंग्स में मेटाबॉलिज्म होता है। और एबिलिटी टू सेंस, वी हैव एबिलिटी टू सेंस। ऑलमोस्ट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव दिस एबिलिटी टू सेंस, एबिलिटी टू self replicate, ability to self replicate means अपने ही जैसे कॉपी को बनाना। सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग बीइंग्स की। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई चीज ये वाले कैरेक्टर शो करती है तो वो क्या होगी? लिविंग होगी। बट इन कैरेक्टरिस्टिक्स में भी क्या है, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। समझते हैं कि वो लिमिटेशंस कैसे हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी ग्रोथ हम किस चीज को बोलते हैं? इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। इंक्रीज इन मास और एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। अगर किसी चीज का मास इंक्रीज हो रहा है या फिर उसके इंडिविजुअल में उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, दैट इज ग्रोथ। क्लियर? ये है ग्रोथ की आपकी छोटी सी डेफिनेशन। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कैसे शो करते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ बाय सेल डिवीजन। उनमें क्या होती है? सेल डिवीजन होती है। एक सेल डिवाइड करके आगे फर्दर सेल्स बनाता है। अभी हमें पता है दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसीडर एज ग्रोथ। हम अगर इंक्रीज इन बॉडी मास को ग्रोथ मान लें तो अगर मैं आपको बोलूं फॉर एग्जाम्पल माउंटेन है। अब कोई माउंटेन आज से 10 साल पहले सपोज इतना बड़ा था। अब क्या होता है, क्लाइमेट में चेंजेस होते रहते हैं। विंड्स हाई विंड्स की वजह से क्या होता है कि जो मिट्टी होती है वो उड़ उड़ के आके यहाँ पे क्या होती रहती है? अकोमुलेट होती रहती है। अब इस अकोमुलेशन की वजह से प्रेजेंट में इस माउंटेन का साइज इतना हो गया। इट मीन्स दिस इज इंक्रीज इन साइज। तो क्या हम इस चीज को ग्रोथ बोलेंगे? ये भी तो ग्रोथ है लेकिन है तो नॉन लिविंग। सो इससे हमें क्या पता चलता है? दैट ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज डेफिनेट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो इट ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज definite property for characteristics of living organism। कि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करते हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कर रही है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। कि अगर आप मिट्टी के ढेर ले लोगे, सैंड ड्यून्स ले लोगे, वो भी इंक्रीज होते रहती है साइज में।
सो ये स्टेटमेंट क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन वाली, तो इसे हम डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं मान सकते। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, वो क्या है आपकी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, सो रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन मीन्स दोबारा से अपने ही जैसे इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करना। Production of progeny having features more or less similar to that of parents, एक ऐसी प्रोजेनी को प्रोड्यूस करना जिसके फीचर्स अपने पेरेंट्स के साथ मोर और लेस, ज्यादा नहीं तो थोड़े बहुत मिलते हों। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब हर एक ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन करने का अपना अपना वे होता है। सो देयर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मैमल्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किनके केस में, मैमल्स के केस में। अगर फंगी की बात करें, फंजाई, इसमें क्या होती है, रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स, स्प्रेड ड्यू टू स्पोर्स। कुछ स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स क्या होते हैं, स्मॉल पाउडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे, इन्हीं स्पोर्स की वजह से ये ग्रो करती है। स्पोर्स फेवरेबल कंडीशन के आते ही एक नए प्लांट में, एक नई फंगी की बॉडी में ग्रो हो जाते हैं। सो इस टाइप की रिप्रोडक्शन को जो स्पोर्स के थ्रू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। यीस्ट कैसे ग्रो करती है, यीस्ट जो ब्रेड मेकिंग में यूज होती है, ग्रो बाय बडिंग, ये बडिंग प्रोसेस से ग्रो करती है। मींस लेट्स सपोज ये यीस्ट की बॉडी है, इसमें एक बड बनती है, ये बड बाद में डिटैच होके एक नई यीस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। रीजनरेशन, कुछ ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन होती है। रीजनरेशन मींस अगर उनकी बॉडी का कोई पार्ट लॉस्ट हो गया तो वो दोबारा से वो क्या कर लेते हैं, उसको रीजनरेट, दोबारा बना लेते हैं। एक इसमें होता है प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया क्या होता है, एक फ्लैट फॉर्म होता है, फ्लैट फॉर्म, एक कीड़ा होता है ऐसे। ये शो करता है रीजनरेशन। अब कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, एल्गी होगी, उनमें कैसे होती है रिप्रोडक्शन, यूनिसेलुलर, बैक्टीरिया, अमीबा। अमीबा का तो सबने पढ़ा भी हुआ है, एल्गी। सो दे शो सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल एक बैक्टीरिया है, इसका एक न्यूक्लियस होता है। अब ये न्यूक्लियस क्या होगा, जब सेल डिवीजन होनी होगी तो ये दो में डिवाइड हो जाएगा, दो न्यूक्लियस बन गई। फर्दर ये सेल आगे जाके दो दो में डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही ये ग्रो करते रहते हैं, मिलियंस ऑफ कॉपीज बना लेते हैं बहुत थोड़े टाइम में बैक्टीरिया। सो ये थी उनकी डिफरेंट डिफरेंट वेज। बट कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होती। वो कौन से होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हैं तो लिविंग लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। कौन से हैं ऐसे, स्टेराइल वर्कर बीज, स्टेराइल वर्कर बीज। हनी बी के केस में क्या होता है कि एक क्या होती है, क्वीन बी होती है, बाकी की बीज क्या होती है, वर्कर बीज होती है। अब रिप्रोडक्शन का काम हनी बी के केस में कौन करता है, सिर्फ क्वीन बी करती है। वर्कर बीज क्या करती हैं, हनी कॉम्ब को मेंटेन करती हैं, सारा वर्किंग का काम ये करती है। तो ये क्या होती है, स्टेराइल होती है, मतलब ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती। सेकेंड म्यूल्स, जो म्यूल्स होते हैं वो भी रिप्रोडक्शन नहीं शो करते।
इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, कुछ ऐसे ह्यूमन कपल्स भी होते हैं जिनमें इनफर्टिलिटी आ जाती है, वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। सो ये है तो लिविंग, बट ये रिप्रोडक्शन का फीचर तो शो ही नहीं करते। तो क्या हम रिप्रोडक्शन को एक डेफिनेट प्रॉपर्टी मान के चलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की? नो, रिप्रोडक्शन भी डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं मान सकते हम। हेंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन cannot be taken as definite property for living organisms। इसको भी हम डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अभी देखते हैं कुछ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हमें पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कुछ ना कुछ केमिकल से मिलके बने होते हैं। क्लियर? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। अब अगर वो केमिकल से मिलके बने तो वो केमिकल्स आपस में रिएक्ट भी करते होंगे। सो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अकरिंग इन द बॉडी। हमारी बॉडी में एक टाइम पे थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस होती रहती हैं। सो सम टोटल ऑफ all the reactions, जितनी भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो उन सारी रिएक्शन के सम को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब ये प्रॉपर्टी तो सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। तो क्या हम मेटाबॉलिज्म को डेफिनेट प्रॉपर्टी कंसीडर कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स, इट इज एन definite feature for all the living organism. So it is an definite feature for all the living organisms, all the living organisms. अब अगर आप में से कोई कहे कि मैम लिविंग ऑर्गेनिज्म की कुछ रिएक्शंस तो हम लैब में भी परफॉर्म कर सकते हैं, राइट? वैसे ही कुछ केमिकल लेके हम लैब में भी ये वाले रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उन रिएक्शन को हम लिविंग कंसीडर नहीं करते। क्लियर? वो रिएक्शन लिविंग नहीं मानी जाती। सो मेटाबॉलिज्म इज एन डेफिनेट फीचर फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज एबिलिटी टू सेंस, मीन्स कॉन्शियसनेस। सारी ही लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं? अपनी सराउंडिंग को सेंस कर सकते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट स्टिमुलाई। एनवायरमेंट स्टिमुलाई क्या होता है? बाहर से कुछ भी चेंज होना, एकदम किसी चीज में चेंज होना, दैट इज स्टिमुलाई। एकदम से अगर गर्मी हो जाती है या फिर एकदम से हमें कोल्ड फील होता है तो हम उस चीज को रिस्पॉन्स करते हैं। क्लियर? तो सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सेंस होती है। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू लाइट, वाटर, टेम्परेचर। अब प्लांट भी रिस्पॉन्स करते हैं। अगर आप किसी प्लांट को एक शेडो जोन में रखोगे तो वो किस साइड ग्रो करेगा? जहां से लाइट आ रही हो। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। सो हम कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सारे ही अपनी सराउंडिंग के लिए क्या होते हैं? अवेयर होते हैं। उन्हें पता होता है उनके सराउंडिंग में होने वाले चेंजेस के बारे में। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। हम लकी हैं इस बारे में, क्योंकि हमें क्या है? हमें वो एबिलिटी है कि हम खुद के लिए अवेयर रह सकते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस की एबिलिटी है। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हम वो सोच सकते हैं। हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हम वो सोच सकते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस। सो वी आर लकी इन दिस पर्टिकुलर थिंग। Therefore, we can say that living organisms are capable of self-replicating, self-regulating and responding to external stimuli. So ये कुछ फीचर्स थे जानने के लिए कि लिविंग
बींग्स, पर्टिकुलर लिविंग बींग्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं और होती हैं। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। अब डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी मीन्स अलग अलग टाइप की चीजें। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड मीन्स अलग अलग टाइप के प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स का होना। सो आप अपने अराउंड कितनी सारी वेराइटी के ऑर्गेनिजम्स देखते हो, एनिमल्स देखते हो, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते। तो देयर आर मिलियंस ऑफ वेराइटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स and each different kind of plant and animals that you see represent a species. हर एक एनिमल अपनी स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल डॉग रिप्रेजेंट द स्पीसीज ऑफ डॉग, कैट्स रिप्रेजेंट स्पीसीज ऑफ कैट्स। टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज नोन टुडे। आज तक कितने स्पीसीज नोन हैं? सो देयर आर 1.7 to 1.8 million species that are known to ourselves, and this is called biodiversity. Means इतने सारे different animals और plants जिनको हम जानते हैं। Now आपके एरिया में जितने भी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, आप उनको कौन से नाम से जानते हो? लोकल नेम से जानते हो ना? जो नेम हम अपनी लैंग्वेज में अपने रीजन में यूज करते हैं, आप उसको उसी नेम से जानते हो। सो दीज लोकल नेम्स sometimes create confusion. Confusion कैसे क्रिएट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप कहीं किसी और प्लेस में या किसी और कंट्री में जाते हो, एक मेडिसिनल प्लांट है जिसका आप लोकल नेम जानते हो, आप वहां जाके वही लोकल नेम बोलते हो कि मुझे ये वाला प्लांट चाहिए, लेकिन उसी सेम प्लांट को वो लोग किसी और नाम से जानते हैं। सो आपको वो प्लांट कभी भी नहीं मिल पाएगा। इसीलिए ये कंफ्यूजन ना हो, हमें क्या जरूरत है? व्हाट वी नीड टू स्टैंडर्डाइज द प्रोसेस ऑफ नेमिंग। स्टैंडर्डाइज मीन्स कुछ ऐसा नेमिंग का प्रोसेस हो जिसे वर्ल्ड वाइड माना जाए कि प्लांट और एनिमल का एक ही नाम हो और उसी एक नाम से उसे पूरे वर्ल्ड में जाना जाए। सो इसके लिए हमारे पास क्या प्रोविजंस हैं वो देखते हैं। What is nomenclature? So the process of naming of living organism is called nomenclature. Living organisms की नेमिंग करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? nomenclature बोलते हैं। अब नेमिंग के लिए फर्स्टली हमें क्या करना पड़ेगा? जिस भी ऑर्गेनिज्म की, प्लांट की या एनिमल की हमें नेमिंग करनी है, उसे हमें करेक्टली डिस्क्राइब करना पड़ेगा। मीन्स उसकी आइडेंटिफिकेशन करना। क्लियर? चलो आइडेंटिफिकेशन हमने कर ली, अभी हमें नेमिंग करनी है। सपोज मैंने कोई प्लांट देखा, उसका अभी तक कोई नाम नहीं है और मैंने उसका नाम रखना है, या फिर किसी साइंटिस्ट ने उस प्लांट का नाम रखना है, तो कहां से रेफरेंस लेगा? तो हम कहां से रेफरेंस लेंगे? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। अब इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर क्या होता है? इसमें हमें कुछ रूल्स, कुछ क्राइटेरिया और प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हम क्या कर सकते हैं? साइंटिफिक नेमिंग कर सकते हैं प्लांट्स की। क्लियर? प्रोवाइड क्राइटेरिया एंड प्रिंसिपल्स फॉर साइंटिफिक नेमिंग ऑफ प्लांट्स। सिमिलरली वी हैव इंटरनेशनल कोड फॉर ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये किस लिए है? फॉर साइंटिफिक नेमिंग ऑफ एनिमल्स। इसके रूल्स के अकॉर्डिंग हम एनिमल्स की साइंटिफिक नेमिंग कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं साइंटिफिक नेम कैसा होता है। साइंटिफिक नेम, सो ईच साइंटिफिक नेम हैज टू कंपोनेंट। एक साइंटिफिक नेम के दो कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज जेनेरिक नेम और सेकंड इज स्पीसीज एपिथेट। अब एपिथेट क्या होता है? एपिथेट एक एडजेक्टिव है, विशेषण। मीन्स जो किसी भी प्लांट का या एनिमल का आप जिसका नाम रख रहे हो, उसका एक पर्टिकुलर स्पेशल फीचर्स बताए। विशेषण वही होते हैं ना, एडजेक्टिव, जो स्पेशल फीचर बताते हैं। तो स्पीसीज एपिथेट। फॉर एग्जाम्पल हम मैंगो का एग्जाम्पल लेते हैं। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। सो मैंगीफेरा हियर इज जीनस एंड इंडिका इज स्पीसीज। अब स्पीसीज की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? अगर आप मैंगो में भी देखोगे ना, तो मैंगो की भी कई सारी वेराइटीज होती हैं अलग अलग।
सो जीनस मैंगीफेरा तो हर एक टाइप के मैंगो के नाम के आगे यूज होगा, और जो पीछे वाली स्पीसीज है इंडिका, वो अलग अलग मैंगो के लिए अलग अलग होगी, अलग अलग मैंगो की वेराइटी के लिए वो क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि स्पीसीज क्या है, उसका पर्टिकुलर फीचर बताती है हमें। क्लियर? नेक्स्ट इज रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। अब नेमिंग के लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो कौन कौन से रूल्स हैं? फर्स्ट इज biological names are derived from Latin language and written in italics. Always. हमेशा ही, चाहे कोई भी प्लांट किसी भी रीजन में क्यों ना मिला हो, किसी भी कंट्री में क्यों ना मिला हो, हमेशा उसका नेम जो है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया जाएगा, और लिखा किस लैंग्वेज में जाएगा, इटैलिक्स में लिखा जाएगा। सेकेंड इज फर्स्ट वर्ड क्या डिनोट करता है, जीनस, और सेकेंड वर्ड क्या डिनोट करता है, स्पीसीज। थर्ड, फर्स्ट वर्ड मीन्स जीनस स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर, जीनस का फर्स्ट वर्ड हमेशा क्या होगा, कैपिटल। स्पीसीज नेम स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर, स्पीसीज का नेम हमेशा क्या होगा, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। अगर कोई साइंटिस्ट का नेम हमें साथ में लिखना है जिसने उस स्पीसीज को डिस्कवर किया, तो हम कैसे लिखेंगे, एट द एंड इन एब्रिविएटेड फॉर्म, एब्रिविएटेड मीन्स शॉर्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल मैंगीफेरा इंडिका लिन, अब लिन किस लिए, क्योंकि ये लीनियस ने डिस्कवर किया था, तो लीनियस का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया हमने लिन। ये कुछ रूल्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं while doing naming और nomenclature. Clear? Now what is classification? Classification क्या होता है? The process by which anything is grouped into convenient categories based on some observable characters. एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को अलग अलग कैटेगरीज में रखते हैं, उनके फीचर्स को, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देख के। फॉर एग्जाम्पल हम इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं किन किन को, ग्रुप ऑफ डॉग्स को, ग्रुप ऑफ कैट्स को। अगर मैं बोलूं डॉग, तो आपके माइंड में पिक्चर बनेगी किसकी, डॉग्स की, ना कि कैट्स की। अगर मैं बोलूं वीट प्लांट, आपके माइंड में पिक्चर किसकी बनेगी, वीट प्लांट की, ना कि राइस के प्लांट की। सो इनको हम इजिली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज टेक्सोनॉमी। व्हाट इज टेक्सोनॉमी? ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स, यही सारे कैरेक्टर्स जो हम देखते हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सास। हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग टेक्सास में रखते हैं। अब यहाँ पे हम सारे ही फीचर्स देखते हैं, सारे कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट फीचर, वो सारा कुछ देख के हम उनको अलग अलग टेक्सास में रखते हैं। क्लियर? सो दिस इज फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।